नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना, स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। विभिन्नताएं वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी संतति में कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षणों में अंतर देखने को मिलता है, वो विभिन्नताएं कहलाती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जीव में बहुत अधिक समानताएं होती हैं, यानी जिन जीवों के अंदर अलैंगिक जनन होता है उनके अंदर विभिन्नताएं हैं बहुत कम होती है, समानताएं अधिक होती है। लेकिन जिन जीवों के अंदर लैंगिक जनन होता है उनमें विभिन्नताएं हैं वो अधिक होती है, क्योंकि लैंगिक जीवन के जनन के अंदर जो संतति उत्पन्न होती है वो नर और मादा से मिलकर बनती है, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव से नई संतति की उत्पत्ति होती है, इसीलिए समानताएं अधिक होती है। परिवर्तन लाभप्रद व अनुपयोगी हो सकते हैं, यानी जो विभिन्नताएं होती हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस लाभप्रद भी होते हैं और अनुपयोगी भी हो सकते हैं। वह मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर अध्ययन किया। मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया, यानी मेंडल ने अपने उद्यान के अंदर जो मटर के पौधे थे उन मटर के पौधों के ऊपर अपना प्रयोग है वो किया, अपनी रिसर्च है वो की। उन्होंने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। ये बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का वर्णन कीजिए। विपर्यासी लक्षण कौन कौन से? अपोजिट 7 लक्षण हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इनके ऊपर मेंडल ने अपने प्रयोग है वो शुरू किया था। संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुना, यानी मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था, इसका कारण क्या था? देखिए, पादप का आकार छोटा होना या मटर का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए किसी भी उद्यान में उसको आसानी से उगाया जा सकता है। 1 वर्षीय पादप है, उनका जीवन चक्र है वो 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए कोई साइंटिस्ट है उनका आसानी से अध्ययन है वो कर सकता है, या बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन है वो कर सकता है। बीजों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए रिसर्च करने में आसानी होती है। मटर द्विलिंगी पादप है, इसमें स्वपरागण होता है, यानी द्विलिंगी प्लांट है ये द्विलिंगी प्लांट है, इसीलिए नर और मादा का अलग अलग अध्ययन है, स्टडी है वो आराम से की जा सकती है। पुष्पों में परपरागण है वो आसानी पूर्वक कराया जा सकता है, और कहीं लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाने वाले होते हैं, यानी विपर्यासी लक्षण जो हैं वो आसानी से इसके अंदर देखे जा सकते हैं, इसीलिए इसका अध्ययन करने में कहीं ज़्यादा सुलभ होता है। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना। यह भी बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। देखिए, ये 7 विपर्यासी लक्षण हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला लक्षण है पुष्प की लंबाई। पुष्प की लंबाई, जिसमें प्रभावी लक्षण है वो लंबापन है और अप्रभावी है वो बौनापन है। दूसरा है पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति 2 प्रकार की है, अक्षीय भी है और शीर्ष भी है। अक्षीय है वो प्रभावी लक्षणों की श्रेणी में आता है, और शीर्ष है वो अप्रभावी लक्षणों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, तीसरा है पुष्प का रंग। बैंगनी रंग है तो प्रभावी है, और यदि सफ़ेद रंग है तो अप्रभावी है। फली की आकृति यदि फूली हुई है तो प्रभावी है, और पिचकी हुई है तो अप्रभावी है।
फली का रंग, यदि फली का रंग हरा है तो वो प्रभावी है, और पीला है तो वो अप्रभावी है। बीज की आकृति, बीज की आकृति यदि गोलाकार है तो वो प्रभावी लक्षणों की श्रेणी में है, और यदि झुर्रीदार है तो वह अप्रभावी लक्षण है। बीज का रंग, बीज का रंग यदि पीला है तो वो प्रभावी है, और यदि हरा है तो वो अप्रभावी है। तो ये है मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षण। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस सारणी को जैसा इस सारणी में लिखा है वैसा का वैसा ही सारणी को याद करना है कि प्रभावी लक्षण कौन कौन से हैं, अप्रभावी लक्षण कौन कौन से हैं। इनमें से कुछ लक्षण हैं वो हम एक संकरण, द्विसंकरण और त्रिसंकरण के प्रयोग जब करेंगे उनमें काम में लेंगे। तो आपको ये 7 जो लक्षण हैं मटर के पौधे के, वो 7 के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हैं वो याद करने। इसके बाद है मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक संकर संकरण का नियम क्या है। विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। यानी विपरीत लक्षण वाले नर और मादा के मध्य, यानी नर में एक लंबापन का गुण जिसमें हो और एक जिसमें बोनेपन का गुण हो, तो विपरीत लक्षण हो गए दोनों। यानी एक में लंबेपन का गुण हो और दूसरे में बोनेपन का गुण हो, तो एक ही लक्षण जो है वो विपरीत लक्षण वाले हो गए। उनके मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है, मध्य जब संकरण करवाया जाता है, उससे जो संतति प्राप्त होती है, उस संतति के अंदर दोनों प्रकार के लक्षण सम्मिलित होते हैं, बोनेपन का भी होगा और लंबेपन का भी होगा। इस प्रकार का जो संकरण होता है उसको एक संकर संकरण कहते हैं या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखिए ये एक प्रयोग दिया हुआ है, इस प्रयोग को आप ध्यान से देखें। इसमें पेरेंट के अंदर पी का मतलब यह पेरेंट है, दो अलग अलग कलर लिए हुए हैं। प्रथम पीढ़ी के अंदर ये कलर होता है, यानी प्रभावी वाला लक्षण है, वो पुष्प का रंग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये पुष्प है, और पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद, बैंगनी है वो प्रभावी है, सफ़ेद है वो अप्रभावी है। इसके अंदर ये मान लेते हैं, जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें ये मेल है और ये फीमेल मान लेते हैं। इसमें ये जो पुष्प है वो बैंगनी रंग का है, ये पुष्प है वो सफ़ेद रंग का है, ठीक है। ये बैंगनी रंग का जो पुष्प है वो ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है, ये अप्रभावी है। जब F1 इसकी प्रथम पीढ़ी होती है, इस प्रथम पीढ़ी के अंदर जो जितने भी पुष्प होते हैं वो बैंगनी रंग के होते हैं, यानी 100% जो है वो प्रभावी लक्षण दर्शाता है। और यदि इन्हीं को माता पिता मान लिया जाए और उन्हीं के अंदर स्वनिषेचन जब करवाया जाता है, जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के अंदर जो भी प्लांट हमें प्राप्त होते हैं, उन प्लांटों में यदि स्वनिषेचन करवाया जाता है तो हम देखते हैं कि 3 या 75% जो पौधे हैं उनमें बैंगनी रंग के पुष्प होते हैं, और 25% पौधे होते हैं उसमें सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं। यानी F2 पीढ़ी है उसमें 3:1 का रेशियो है वो हमें प्राप्त होता है। यानी 75% हैं वो बैंगनी रंग के प्राप्त होते हैं और 25% हैं वो सफ़ेद रंग के प्राप्त होते हैं। उनको यदि हम सरल करते हैं तो 3:1 प्राप्त होता है। अर्थात F2 पीढ़ी के अंदर हम देखते हैं कि 75% पौधों के अंदर प्रभावी लक्षण है वो होता है, और 25% पौधों के अंदर अप्रभावी वाला लक्षण होता है जो सफ़ेद रंग का था। जबकि F1 पीढ़ी के अंदर ये सफ़ेद रंग का या अप्रभावी वाला लक्षण है वो दिखाई नहीं देता है, और सीधा ये दूसरी पीढ़ी या F2 के अंदर दिखाई
देता है। देखिए, जब मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने मटर के बीच परपरागण करके एक संकर संकरण करवाया, तब F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यानी F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावीपन का लक्षण है वो ज़्यादा हावी होता है, इसीलिए एक संकर संकरण के नियम को प्रभावीता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रभावी लक्षण है वो हावी होता है और F1 पीढ़ी के अंदर जो प्रभावी लक्षण होता है केवल वो ही दिखाई देता है। इसका तात्पर्य है कि दो लक्षणों में से एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, दोनों लक्षणों का मिश्रित प्रभाव दिखाई नहीं देता है। देखिए इस प्रयोग को ध्यान से, जनक कैपिटल T, स्मॉल t। कैपिटल T है वो प्रभावीपन का लक्षण है, स्मॉल t है वो अप्रभावी, यानी कैपिटल T है वो लंबेपन का गुण है और स्मॉल t है वो बौनेपन का लक्षण है। इसके जो युग्मक बनते हैं कैपिटल T के कैपिटल T, स्मॉल t के स्मॉल t, जब इनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर आप देख सकते हैं सभी जो पौधे हैं कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, यानी सभी पौधे हैं वो एक ही लक्षण वाले पाए जाते हैं, यानी इसमें प्रभावी लक्षण होता है। T है वो प्रभावी है, स्मॉल t है वो अप्रभावी का लक्षण है, लेकिन इसमें सभी पौधे हमें लंबेपन के गुण वाले ही दर्शाए जाते हैं और प्रभावी वाला लक्षण ही हमें दिखाई देगा। क्यों कि इसमें बौनेपन का गुण है वो अप्रभावी है, इसलिए उसको दबा दिया जाता है और प्रभावी वाला लक्षण ही दिखाई देता है। इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। अब इनके मध्य स्व निषेचन करवाया जाता है, यानी इनको अब क्या बना दिया जाता है, जनक बना दिया जाता है। ये माता पिता है, ये प्रथम पीढ़ी है, इनसे जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है उनको देखते हैं। देखिए अब माता पिता कौन हो गए, अब माता पिता है वो हो गए कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये माता पिता हो गए। तो इसके जो युग्मक है कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, ध्यान से देखिएगा इनको, जो इस गोले में लिखे हुए हैं उन्हीं को वापस लिखा है, यही इनके युग्मक है। और F2 पीढ़ी के अंदर ध्यान से देखिएगा आप, इसके अंदर कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, ये संतति प्राप्त होती है। जो कैपिटल है वो लंबेपन का गुण है, कैपिटल स्मॉल, इन दो के अंदर इसको ध्यान से देखिएगा। इनमें कैपिटल है वो लंबेपन का, स्मॉल t है बौनेपन का। तीसरे में देखिए कैपिटल T तो प्रभावी वाला लक्षण है, लंबेपन का गुण है, स्मॉल t है वो बौनेपन का अप्रभावी वाला लक्षण है। ये भी सभी पौधे वो लंबे ही होंगे, लेकिन फर्स्ट में और इन दोनों में अंतर क्या होगा। अब देखिए वापस फर्स्ट के ऊपर जाइए, सभी पौधे लंबे होंगे लेकिन समयुग्मकी होंगे, यानी इसके युग्मक हैं जो अंदर दोनों ही कैपिटल यानी समान हैं। दूसरा और तीसरा के अंदर देखिए पौधे तो लंबे ही होंगे, क्योंकि इनमें लंबेपन का गुण है वो बौनेपन के गुण को दबा देता है, इसलिए बौनेपन का गुण वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। लेकिन अंदर दोनों चीज़ें हैं कैपिटल और स्मॉल, इसीलिए ये विषम युग्मकी होंगे, यानी इसके युग्मक हैं वो विषम है, असमान है। अब 4 नंबर को देखिए, ये बौनेपन के होंगे, क्योंकि स्मॉल t बौनेपन का गुण है वो दर्शाता है और ये समयुग्मकी है और बौनेपन का गुण है। तो 75% पौधे हैं वो लंबे होंगे और 25% पौधे हैं वो बौने होंगे। अब इसमें 2 टाइप के अनुपात होते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, बाहर से देखने पर पौधे हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो बाहर से हम देखते हैं तो हमें 3 पौधे हैं वो लंबे दिखाई देते हैं, ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, ठीक है। तो 3 लंबे और 1 पौधा है वो बौना होता है, तो 3:1
1। ये फिनोटाइप रेशियो कहलाता है, फिनोटाइप अनुपात कहलाता है, यानी बाहर से देखने पर, हिंदी में जिसको लक्षण प्रारूप कहते हैं। दूसरा होता है जीनोटाइप रेशियो, यानी यहाँ उनके जीन से मतलब है, इसके लंबेपन बोनेपन से मतलब नहीं है, उनके युग्मकों से मतलब है। तो इसके अंदर देखिए प्रथम जो है वो समयुग्मकी कैपिटल वाला है, तो ये आ गया 1। 2 हैं वो विषम युग्मकी लंबे हैं, यानी इनमें समान कैपिटल और स्मॉल दोनों, और 1 है जिसमें स्मॉल है, इसलिए 1:2:1। ये इसका जीनोटाइप रेशियो है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो अलग प्रकार के हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप होते हैं, जीनोटाइप जीन प्रारूप होते हैं। तो ये था मेंडल का प्रथम नियम, जिसको प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, और एक संकरण का नियम भी कहलाता है। शब्दावली जीन क्या है? मेंडल ने जीन को कारक कहा था, जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने का काम करता है। युग्म विकल्पी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। एग्जाम्पल, लंबाई के लिए जीन के युग्म विकल्पी कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी युग्म विकल्प यानी एक ही लक्षण के दो विकल्प, एक ही लक्षण के दो विकल्प। विकल्प का मतलब ऑप्शन। एक युग्म है, लंबा भी हो सकता है, बोना भी हो सकता है। तो एक लक्षण को यानी लंबेपन को नियंत्रित करने वाला लक्षण, तो या तो पौधा लंबा होगा और या पौधा बोना होगा। लंबा और बोना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पौधा लंबा बोना है, नहीं, या तो ये लंबा है या ये बोना है। हाँ, जीनोटाइप हो सकते हैं दोनों, लेकिन बाहर से देखने पर पौधा या तो लंबा होगा या बोना होगा। तो ये इसका युग्म विकल्प ही है। समयुग्म जिसमें दोनों जो युग्मक हैं वो समान हैं, या तो कैपिटल टी और या स्मॉल टी। दूसरा विषम युग्मकी यानी युग्मक है वो विषम है, एक कैपिटल और एक स्मॉल। एक लंबेपन का गुण दर्शाता है, ये बोनेपन का गुण दर्शाता है, जो दोनों ही पौधे में जीनोटाइप में उपस्थित हो सकते हैं। फिर है लक्षण प्रारूप। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। यानी बाहर से पौधा जो हमें नज़र आता है, लंबा है या बोना है, फली है वो फूली हुई है या पिचकी हुई है, तो बाहर से जो हमें लक्षण दिखाई देता है वो लक्षण प्रारूप है। जीनोटाइप जिसे जीनी प्रारूप कहते हैं, सजीव की आनुवंशिक रचना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। किसी पौधे के अंदर ये दोनों गुण एक साथ इन्वॉल्व हैं, यानी उसके जीन है, उस जीन में कैपिटल टी भी है, लंबेपन का गुण भी है और बोनेपन का गुण भी है। ये केवल जीन में है, लेकिन बाहर से वो केवल लंबा ही होगा। ठीक है। उसके बाद है प्रभावी लक्षण। जो लक्षण F1 पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त होते हैं, जिसको डोमिनेंट करैक्टर कहा जाता है, जो प्रभावी होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जो F1 पीढ़ी के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, नॉन डोमिनेंट होते हैं, वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। एक संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जैसे हमने पीछे वाले एग्जाम्पल के अंदर केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया कि पौधा लंबा होगा या बोना होगा। एक ही लक्षण की बात की, हमने उसके अंदर बीज के आकार की बात नहीं की, हमने उसमें फली के आकार की बात नहीं की, हमने उसमें पुष्प की बात नहीं की, हमने केवल एक ही लक्षण की बात की। केवल हमने क्या किया, उसमें हमने केवल लंबेपन के गुण का अध्ययन किया। यदि हम द्विसंकर संकरण, यदि हम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ करते हैं तो वो द्विसंकर संकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं
द्विसंकर संकरण। देखिए, जब दो विपरीत अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है, इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब दो विपरीत लक्षणों का हम एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसको हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। देखिए, मेंडल ने द्विसंकर संकरण के नियम का जो अध्ययन किया वो किस किस लक्षण का किया। मेंडल ने गोल हरे बीजों का संकरण पीले बीजों से करवाया। देखिए, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। तो प्रभावी क्या है? बीजों का आकार। मटर के बीजों को ध्यान से देखिए। मटर के बीजों को जब हम फली से निकालते हैं तो या तो वो एकदम गोलाकार होते हैं या उसमें झुर्री पड़ी हुई होती है। यदि वो गोलाकार हैं तो वो प्रभावी हैं, यदि उसमें झुर्रियाँ या पड़ी हुई है तो वो अप्रभावी है। तो प्रभावी वाला लक्षण है वो गोलाकार, अप्रभावी का लक्षण है झुर्रीदार। एक लक्षण तो ये हो गए। दूसरा, या तो बीज पीले रंग के होंगे और या बीज हरे रंग के होंगे। यदि पीला रंग है बीज का तो वो प्रभावी है और यदि हरा रंग है तो वो अप्रभावी है। तो दो लक्षण हमने साथ लिए, साथ इनका अध्ययन करेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जनक, इसके अंदर देखिए हमने लिखा है कैपिटल आर कैपिटल आर। आर आर किसको प्रभावित करता है, किसको बताता है? बीज को गोलाकार होना। कैपिटल जो वाई है, कैपिटल वाई है वो तो पीले को बताती है। इसमें थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, ये स्मॉल वाई लिख दिया है इसने यहाँ पर, जबकि वास्तव में क्या होना चाहिए? यहाँ कैपिटल लिखना था इसको। तो गोल पीले होते हैं, इसने गोल हरा कर दिया। दूसरा है झुर्रीदार और पीला। झुर्रीदार को है वो स्मॉल आर से दिखाता है और पीले को है वो कैपिटल वाई से दिखाया है इसने। ठीक है, इनके जब युग्मक बनते हैं तो ये इसके युग्मक हैं कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई। यहाँ थोड़ी सी इसने त्रुटि कर दी है हमें, क्योंकि जहाँ स्मॉल 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 वाई लिख दिया है, फर्स्ट जो दोनों हैं वहाँ कैपिटल वाई आना चाहिए था। देखिए, F1 पीढ़ी के अंदर जो संतति बनती है वो इस प्रकार की होगी। गोल पीला और गोल पीला और गोल पीला, यानी सभी है वो एक ही प्रकार के होंगे, गोल और पीले रंग के। अब यदि F1 पीढ़ी के अंदर जो भी संतति प्राप्त होती है उसमें यदि स्वनिषेचन करवाया जाता है, उसमें यदि स्वनिषेचन करवाया जाता है तो देखिए F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी के में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको ध्यान से देखिएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। दूसरा जो जनक है शैम है, क्योंकि F1 पीढ़ी के अंदर हमने देखा कि सभी समान प्रकार के युग्मक हैं वो बनते हैं, जिससे संतति वो समान प्रकार की होती है, वही प्रभाविता वाला लक्षण है इसमें। तो युग्मक है वो समान बनेंगे इसमें भी, और इसमें भी यदि हम चार युग्मक बनाते हैं तो सेम ये बनेंगे, कैपिटल आर
कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दो तो ये बनेंगे, और दो स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल और स्मॉल। तो दोनों के अंदर समान प्रकार के हैं वो युग्मक बनते हैं। इनको साधारण रेखा चित्र के माध्यम से समझाना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए उसको सारणी से यहाँ समझाया गया है। और यदि सारणी से इनको समझाते हैं तो देखिए, हम दोनों साइड वही युग्मक लिखते हैं, सेम युग्मकों को देखिएगा आप। सेम युग्मक है। फर्स्ट को देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों में सेम है। सेकंड को, दोनों ऊपर वाले में सेकंड, नीचे वाले में सेकंड देखिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड नंबर को देखिए, इसको और इसको, स्मॉल आर सेम है दोनों में, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और लास्ट को देखिए, इसको और इसको, दोनों ही स्मॉल स्मॉल है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनके मध्य संकरण करवाते हैं। तो इस सारणी को देखिए, ये सारणी ऐसे है, यानी इन दोनों को मिलाकर यहाँ लिखा गया है। यह जो है इन दोनों को मिलाकर लिखा गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, इन दोनों को मिलाकर के इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, फिर ये सारणी है वो इस प्रकार से है, ऐसे मिलाकर लिख देते हैं, ऐसे मिलाकर लिख देते हैं, ऐसे मिलाकर लिख देते हैं, ऐसे मिलाकर लिख देते हैं। इस प्रकार इस सारणी को लिखा गया है। यदि इस सारणी को लिखने के बाद देखिएगा, इस टाइप के फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। यानी फिनोटाइप हैं वो 9:3:3:1 प्राप्त होते हैं। यानी इसमें देखा गया कि 315 बीज है वो गोल पीले प्राप्त होते हैं, 108 बीज हैं वो गोल हरे प्राप्त होते हैं, 101 बीज हैं वो झुर्रीदार और पीले प्राप्त होते हैं, और 32 बीज हैं वो झुर्रीदार और हरे प्राप्त होते हैं। यदि इनका अनुपात निकाला जाता है तो 9:3:3:1 होते हैं, जो इसका फिनोटाइप रेशियो है, यानी फिनोटाइप अनुपात है। तो ये था मेंडल का द्विसंकर संकरण का नियम, यानी दो लक्षणों को एक साथ लेकर के किस प्रकार संकरण करवाया जाता है। तो ये था मेंडल का द्विसंकर संकरण का नियम। नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण, आज के लिए बस इतना ही। मनुष्य में लिंग निर्धारण है, ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, और इसमें ये पार्ट नंबर 2, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। जब तक आप इसके फर्स्ट पार्ट को एक बार पुनः इस वीडियो को बीच में स्टॉप करके सुनें और लिखें, याद करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक